नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर। पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में चल रही है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से अधिक श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा महाकुंभ का समापन। हमास सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 6 इजरायली बंधकों को आज करेगा रिहा। वहीं गाजा युद्ध विराम वार्ता का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें होंगी आमने सामने। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। गृह मंत्री कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस समय पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक चल रही है। अमित शाह इसके बाद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के हीरक जयंती समापन समारोह में भाग लेंगे। गृह मंत्री महा आवास अभियान 2024-25 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 20 लाख आवास लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे और 10 लाख आवास लाभार्थियों को पहली किस्त का वितरण करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस दौरे पर जाएंगे। 12 मार्च को मॉरिशस में स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के समारोह आयोजित होना है। पीएम मोदी इसी समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। पीएम मोदी ने जब इसके लिए हामी भरी तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने मॉरिशस की संसद में बताया कि इस साल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे और ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। The celebrations of the 57th anniversary of the independence of our country, I have great pleasure to inform the House that following my invitation, His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, has kindly agreed As I said, His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a singular privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor. In spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States, he has agreed to be here as our special guest. The visit of Sri Modi is a testimony of the close relations between our two nations. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 23 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की YouTube चैनल्स पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर यूएसएड को लेकर निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि कल जितने लोगों की यूएसएड के बारे में छटपटाहट देखी,
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग तक जो सोरोस और अमेरिकी टुकड़ों पर पलते रहे, उनके लिए आज फिर बुरी खबर आई। आज तीसरी बार राष्ट्रपति ट्रंप जी ने भारत में मोदी जी को हराने के लिए 180 करोड़ सीधे देने, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी सरकार के गठन में भूमिका निभाने के लिए अलग से 250 करोड़ देने की बात की। भारत का विभाजन करने वाले ताकतों के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के छठे संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी आज जापान के लिए रवाना हो गई। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होने वाला है। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने और अंतर संचालनीयता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। इसी अभ्यास का अंतिम संस्करण फरवरी-मार्च 2024 में राजस्थान में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और सीपीसी पॉलिट ब्यूरो के सदस्य से मुलाकात की। उन्होंने वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच G20 को संरक्षित रखने में भारत और चीन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सीधी उड़ानों और कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर एक सार्थक चर्चा की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। External Affairs Minister and Chinese Foreign Minister, His Excellency Wang Yi, met on the sidelines of G20. The meeting lasted for about 30 minutes. The two ministers reviewed developments in our bilateral relationship, specifically the management of peace and tranquility in border areas, Kailash Mansarovar Yatra resumption, trans-border rivers, flight connectivity, and travel facilitation were discussed. There was also an exchange of views on G20 and SCO. अमेरिका द्वारा डिपोर्टेशन उड़ानों के संचालन की खबरों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पनामा पहुंचे लोगों में फिलहाल ये सत्यापित किया जा रहा है कि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे लोग भारतीय नागरिक हैं या नहीं। यदि पुष्टि होती है तो भारत उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापस लाने की व्यवस्था करेगा। डिपोर्टीज अमेरिका से पनामा लाया गया है, इनको होटल में रखा गया है। उसमें से कुछ लोग भारतीय नागरिक हो सकते हैं। इसकी पुष्टि तभी होगी जब इनका वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका वेरिफिकेशन हम कर लेंगे। उनको दस्तावेज जारी किया जाएगा ताकि उनको फिर वहां से अपना घर भारत वापस लाया जाए। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर भारत का रुख साफ है। भारत ने युद्ध के बजाय संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने पर जोर दिया है। Our position on this particular issue is very clear. We called for and we have maintained this consistently that we want both parties involved to resort to dialogue and diplomacy and take this process forward. Our Prime Minister, when he was addressing the press conference in Washington, yet again made it very clear that this is not an era of war and that there is no solution for any conflict on the battlefield. So our position has been consistent and our position remains that dialogue and diplomacy is the way forward. $21 मिलियन के यूएसएड के खुलासे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के मामलों, विदेशी हस्तक्षेप और फंडिंग के बारे में जो खुलासा किया गया है वो चिंताजनक है। यूएसएड की एक्टिविटीज और फंडिंग के बारे में ये जो खुलासा किया गया है ये कंसर्निंग है, ट्रबलिंग है। इसको लेके काफ़ी सारी चिंताएं हैं। फॉरेन इंटरफेरेंस को लेके भारत के अपने अंदरूनी मामले में हमारे यहाँ जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इस मामले में काम करते हैं, कार्यरत हैं,
वो इस मुद्दे पर और छानबीन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। अब नया नाम जो है वो शशि थरूर का है। कांग्रेस और पार्टी के सांसद शशि थरूर के बीच आपसी मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करने लगे हैं। शशि थरूर पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर के प्रति बिल्कुल भी नरम रुख रवैया नहीं दिखा रही है। थरूर के साथ हुई बातचीत के बावजूद भी राहुल गांधी ने गिले शिकवे या सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबर है कि कांग्रेस अब शशि थरूर के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ शशि थरूर ने भी अपनी पार्टी कांग्रेस से कहा है कि पार्टी उनकी जगह स्पष्ट करे। दरअसल कांग्रेस शशि थरूर से नाराज चल रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि थरूर ने पार्टी की नीतियों से हटकर कुछ मामलों पर अपनी राय दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात की थरूर ने सराहना की थी। यहां तक कि उन्होंने केरल की एलडीएफ सरकार की औद्योगिक नीति की प्रशंसा की, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। खबर यह भी है कि अब थरूर पूरी तरह से पार्टी से हटने का मन बना चुके हैं। थरूर को लगता है कि उनको पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलता है। उन्हें ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया, जो उन्होंने खुद गठित किया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें प्रमुख बहसों में अवसर नहीं दिया जाता है। नाराज शशि थरूर ने राहुल गांधी से पूछा है कि उनका कांग्रेस में क्या काम है। वहीं थरूर ने कांग्रेस के युवा विंग की जिम्मेदारी लेने के संकेत दिए थे, लेकिन राहुल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठी वार्ता आज चंडीगढ़ में होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। किसानों का प्रतिनिधित्व संयुक्त किसान मोर्चे के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चे के नेता सरवन सिंह पंधेर करेंगे। बैठक 28 किसान नेता भी बैठक में पहुंचेंगे। दरअसल एमएसपी गारंटी कानून सहित कई अन्य मांगों को लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान पिछले 1 साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR और IARI का पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हो रहा है। आज से शुरू हो रहे इस 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस मेले की थीम उन्नत कृषि है, विकसित भारत पर केंद्रित है। इसमें ICAR, IARI के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, FPOs, उद्यमियों, स्टार्टअप्स, सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा नए तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी भी होगी। दिल्ली पुलिस सप्ताह के अंतर्गत आज नई दिल्ली में समाज को नशे के खिलाफ जागरूक करने की कड़ी में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों ने भी इस वॉकाथॉन में भाग लिया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया भी रहे। इस वॉकाथॉन के माध्यम से लोगों को न केवल ड्रग्स के दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया गया, बल्कि नशे से दूर रहकर वो किस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर उसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, इस बात पर भी लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस कर्मचारियों ने हर रैंक ने इसमें भाग लिया और इसके साथ साथ आपने देखा कि आम जनता ने भी काफ़ी जोश के साथ इसमें भाग लिया। जागरूकता फैलाना है, लोगों को नशे के खिलाफ एकजुट करना है, तो उसमें हम काफ़ी हद तक इस प्रयास में अपने सफल रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए DD न्यूज़। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है।
मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 41वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बरकरार है। मेला प्रशासन का ये दावा है कि 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रविवार तक ये संख्या 60 करोड़ पार कर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं शुक्रवार शाम 1.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ के समापन में अब महज 4 दिन बाकी बचे हैं। आखिरी मुख्य स्नान महाशिवरात्रि पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए यूपी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंसर अस्पताल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। इसे लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से डीडी न्यूज संवाददाता अजीत द्विवेदी ने खास बातचीत की है, वो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बागेश्वर धाम आ रहे हैं, जहां पर कि वो कैंसर अस्पताल के आधारशिला के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही विशाल जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री जी आना कितना बड़ा समय है, कितना महत्वपूर्ण समय है यहाँ बुंदेलखंड के लिए? पूरे बुंदेलखंड के लिए उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि ये लगभग 10-12 जिले यूपी के, 7-8 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो निराश्रित हैं, पलायनवाद यहाँ ज़्यादा है, आर्थिक हीनता बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से कई बार बहुत समय पर उपचार न मिलने के कारण कई मरीजों को जान के साथ हाथ धोना पड़ता है, जो इस बुंदेलखंड के लिए कई बार हमें ऐसा लगने लगता कि श्राप है। तो हमें लगा कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए और बागेश्वर बालाजी के मठ से एक नूतन नवाचार हो रहा और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को बालाजी का पूजन करके, दर्शन करके और शिलान्यास करेंगे। तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नवाचार परंपरा का प्रारंभ होगा, एक नव युग का प्रारंभ होगा। अब बागेश्वर धाम से भोजन भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा और भजन भी मिलेगा। अगर संकल्पना की बात की जाए तो कहाँ से आपको ये कल्पना आई, संकल्पना ली और आपने, और सिर्फ कैंसर अस्पताल की ही क्यों आपने यहाँ पर स्थापना के मन में आया आपके? कैंसर एक ऐसा रोग है जो बड़ा कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति वाला ये भयावह है। कई बार बहुत बाद में पता लगने के बाद दीनहीन, आर्थिक निराश्रित लोग, आर्थिक तंगी से जूझते हुए लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते, टाटा मेमोरियल नहीं जा पाते हैं और महंगे इलाजों का व्यय नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनको असहनीय पीड़ा लेकर के जब वो धाम आते थे, हमारे मन में बहुत पीड़ा उठती थी। हम उनसे पूछते थे कि क्या बात है, बोले महाराज रोग है। तो हम कहा डॉक्टर को दिखाओ, बोले महाराज जी की सामर्थ्यता नहीं है। तो हमने कहा हमारे पास क्यों आए, बोले हमने सुना यहाँ बालाजी कृपा कर देते हैं। तब हमारे मन में ये भाव आया कि जो हमारे हनुमान जी ने किया वो हम भी करें। हनुमान जी ने भी यही किया, लाय संजीवनी लखन जय आई, श्री रघुवीर हरष उर लाए। अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, कितना बड़ा अस्पताल होगा और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर बुंदेलखंड के लोगों को मिल पाएंगे?
23 फरवरी को जब ये ऐतिहासिक क्षण पूरे विश्व देश के लिए होगा, उसके ठीक बाद में लगभग 2.5 से 3 वर्ष के अंतर्गत 100 बेड का प्रथम चरण में करेंगे। इसे लगभग 300 से 400 बेड तक ले जाने का विजन और मिशन है। मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विजन मिशन है। हाईटेक होगा, स्पिरिचुअल होगा, एंड मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर होगा, ताकि यहाँ पर नए नए बीमारियों से ग्रसित लोगों का रिसर्च भी कराया जा सके। अभी हम बात कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से, जो कि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, खासतौर पर बुंदेलखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर ये अस्पताल साबित होगा। और इसकी जो शिलान्यास है, इसका शिलान्यास है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रखने जा रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, बागेश्वर धाम, छतरपुर। और पाकिस्तान के श्री गटास राज मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए 154 भारतीय श्रद्धालु जाएंगे। इसकी जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। पाकिस्तान उच्चायोग ने बताया कि 154 भारतीय श्रद्धालुओं को श्री गटास राज मंदिर की यात्रा करने के लिए वीजा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु 24 फरवरी से 2 मार्च तक मंदिर में दर्शन करेंगे। श्री गटास राज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। धार्मिक स्थलों की यात्रा के संबंध में पाकिस्तान भारत प्रोटोकॉल 1974 के तहत प्रत्येक वर्ष भारत के हजारों तीर्थयात्री विभिन्न धार्मिक उत्सवों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। श्री गटास राज मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और इसका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर परिसर में स्थित कटासर राज तीर्थ सरोवर भगवान शिव के आंसुओं से बना था, जब उन्होंने माता सती के वियोग में विलाप किया था। टूरिज्म मलेशिया भारत के सबसे बड़े पर्यटन मेले में से एक दक्षिण एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज यानी साठे में 21वीं बार भाग ले रहा है। ये मेला नई दिल्ली में 19 से 21 फरवरी तक चलेगा। इसके माध्यम से भारतीय यात्रियों के मन में मलेशिया को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के मकसद से यशोभूमि नई दिल्ली में दक्षिण एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज यानी साठे का आयोजन किया गया है, जिसमें पर्यटन से जुड़े हुए कई देशों के हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। टूरिज्म मलेशिया का इरादा इस साल के STTE में विजिट मलेशिया 2026 के वैश्विक अभियान को प्रेरित करने के लिए शॉपिंग, गोल्फिंग, लग्जरी टूरिज्म, सॉफ्ट टूरिज्म, थीम पार्क और हनीमून पैकेज जैसे विशिष्ट तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का है। नतीजतन पर्यटन मलेशिया बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों यानी माइस के साथ शादी जैसे विशिष्ट तरीकों का भी लाभ उठा रहा है। मलेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यटन मलेशिया नई दिल्ली कार्यालय के डायरेक्टर श्री अहमद जोहानिफ मोहम्मद अली कर रहे हैं, जिसमें टूर एजेंटों, होटल और रिसोर्ट ऑपरेटरों, पर्यटन संसाधन मालिकों, एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ साथ लगभग 60 संगठन शामिल हैं। भारतीय पर्यटक हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमारे पर्यटन नीति के केंद्र में रहते हैं। मलेशिया सरकार की प्राथमिकता पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और संतुष्टि का ध्यान रखना है। हम अपनी नीतियों में लगातार मेहमान नवाजी और पेशेवर प्राथमिकताओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुरक्षा को भी और अधिक हम पुख्ता कर रहे हैं। इसके पहले मंगलवार को टूरिज्म मलेशिया ने एरो सिटी नई दिल्ली में आयोजित मलेशिया नेटवर्किंग डिनर में विजिट मलेशिया ईयर 2026 अभियान का शुभारंभ किया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त श्री दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा और पर्यटन मलेशिया दिल्ली के निदेशक अहमद जोहानिफ मोहम्मद अली ने किया। इस अवसर पर पर्यटन, व्यापार, एयरलाइन उद्योग और मीडिया के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य टूरिज्म मलेशिया को भारतीय पर्यटकों के लिए उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल करवाना है। मलेशिया और भारतीय पर्यटन के बीच के संबंधों को मजबूत करना भी इसमें शामिल है। मलेशिया में भारतीय पर्यटकों के आगमन में असाधारण वृद्धि देखी गई है। जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच 11,33,331 भारतीय पर्यटक आए। यह 2019 की तुलना में 47% की वृद्धि और 2023 से 71.7% की वृद्धि
प्रदर्शित करता है, जो भारतीय यात्रियों के बीच शीर्ष गंतव्य के रूप में मलेशिया की बढ़ती प्राथमिकता का संकेत है। मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। और खबर खेल की, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लाहौर में ऑस्ट्रेलिया अपने अभियान का आगाज करेगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी। लाहौर की पिच को देखते हुए एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 3 मैच हारने के बावजूद इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 में बहुत अधिक बदलाव नहीं करना चाहेगा। ऑस्ट्रेलिया को अनुभवहीन गेंदबाजी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।